लेकिन आज उनको सुनने का मौका मिलेगा विपक्ष के नेताओं का, जो कि लगातार मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आए और बोले किसी मुद्दे पर। तो आज उनकी ये इच्छा भी पूरी होने वाली है कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और अपनी बात रखेंगे, संविधान के मुद्दे पर वो अपनी बात रखेंगे कि क्या सोचते हैं और किस तरह से वो देखते हैं। जो उनके ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि संविधान को कमज़ोर करने के, संविधान को बदलने के, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने के, वो आरोप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये बताने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उनके भाषण को लेकर यहाँ विपक्ष भी पूरा इंतज़ार कर रहा है। किस तरह का इंतज़ार कर रहा है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि विपक्ष के नेताओं में कितनी बेचैनी है उनके भाषण को सुनने के लिए। लेकिन कल जब तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा अपना भाषण दे रही थी संविधान के मुद्दे पर, तो उन्होंने भी ये इच्छा जताई कि विपक्षी नेता कितनी बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ मौके होते हैं जब प्रधानमंत्री आते हैं, ये शायद पहले प्रधानमंत्री हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उनकी बात सुनने के लिए, उनको किसी मुद्दे पर बोलने को विवश करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार में। ये हम लोगों ने पिछली बार देखा था जब मणिपुर के मुद्दे पर लगातार मांग के बावजूद प्रधानमंत्री नहीं बोले, लेकिन विपक्ष को विवश होकर लाना पड़ा अविश्वास प्रस्ताव, और तब उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। हालांकि मणिपुर को लेकर जो विपक्ष चाहता था उस पर वो तब भी नहीं बोले, लेकिन बोलना पड़ा उनको। तो संसद में प्रधानमंत्री को की बात सुनने के लिए विपक्ष को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ये देखने में मिलता है। पर जिस तरह से आज संविधान सब को लेकर जो बहस चल रही है, उसमें विपक्ष को क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से महुआ मोइत्रा के इस भाषण में, और उन्होंने जो ये कविता पढ़ी है, शायरी पढ़ी है, उसको देखते हुए ये पता लग रहा है कि किस तरह से कितनी उम्मीद लिए हुए है विपक्ष प्रधानमंत्री जब संविधान के मुद्दे पर कुछ बोलेंगे। सुनते हैं पहले महुआ मोइत्रा ने जो कल अपने भाषण में जो बात कही थी। बहुत ही ज़बरदस्त भाषण रहा उनका, चाहे प्रियंका गांधी का भाषण रहा हो, चाहे महुआ मोइत्रा का भाषण रहा हो। विपक्ष ने लगातार ये बातें कही हैं कि आप पुरानी चीज़ों का जिक्र न करिए, सिर्फ ये बताइए कि 10 साल में, 11 साल में ये सरकार क्या कर रही है संविधान को लेकर। पहले सुन लेते हैं महुआ मोइत्रा ने क्या कहा, किस तरह से प्रतीक्षा कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की विपक्ष। संविधान की धज्जियां उड़ाएगा, मगर जो आज मैसेज सही है यही मानती है कि जीरो वही है, मुबारक घड़ी है। For the past 10 years, a very large number of people in this country have said संविधान खतरे में है। तो संविधान पर किस तरह से कि कैसे इंतजार कर रहा है वो आपने सुना, महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं। और यही नहीं, प्रियंका गांधी ने भी अपने भाषण में कहा कि हम तो चूंकि प्रियंका गांधी पहली बार संसद में पहुंची हैं, उनका पहला भाषण था, और शीत सत्र में ही चूंकि वो वायनाड से बाई इलेक्शन जीत कर आई हैं, चुनाव जीत कर आई हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इंतजार करते रहे लेकिन थोड़ी देर के लिए केवल प्रधानमंत्री सदन में आए। अखिलेश यादव ने बड़ी दिलचस्प बात कही कि संविधान पर चर्चा हो रही है लेकिन प्रधान गायब हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनने के लिए संसद में कि वो आए, कुछ बोले किसी मुद्दे पर, वो कोई बात तो कहें, यहाँ तक कि जो उनसे जिन मुद्दों पर उनसे जवाब मांगने की कोशिश की जाती है उन मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री से जवाब नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान में के मुद्दे पर बोलना है तो ये अपने आप में जाहिर सी बात है कि विपक्ष कितनी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, विपक्ष बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री जिन्होंने संविधान को माथे पर लगाया था जी, वो संविधान पर बहस पे, संविधान पर चर्चा पे सदन से गायब क्यों हैं। कल भी गायब थे और आज भी गायब हैं। अब आज भी जो शाम को जवाब देने के लिए आएंगे या अमित शाह से जवाब दिलवाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री कल तो जो था वो शहीदों का दिन भी था, संसद पर हमले के जो शहीद थे उनको भी श्रद्धांजलि दी जानी थी, वो भी नरेंद्र मोदी ने नहीं दी। नरेंद्र मोदी गायब रहे सदन से। तो ये अब बड़े सवाल उठ रहे नरेंद्र मोदी को लेकर। प्रयागराज में थे, वहाँ महाकुंभ होना अब शंकराचार्य तो नहीं है ना नरेंद्र मोदी की, उनकी प्रयागराज में आवश्यकता है, उनके बिना कुछ नहीं होगा।
तो ये शंकराचार्य बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? ये भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं समीर जी। जी बिल्कुल। तो आज संविधान के इस मुद्दे पर जो बहस हो रही है लोकसभा में 2 दिन की, आपको बता दें कि इस बहस की मांग की थी, इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी राहुल गांधी ने, विपक्ष ने की थी कि 26 नवंबर को 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था, एडॉप्ट किया गया था, उसकी 75वीं वर्षगांठ है, उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। तो उस पर चर्चा की मांग स्वीकार की गई है 2 दिन के लिए लोकसभा में, यानी 13 और 14 दिसंबर, कल भी हुई है और आज भी उस पर बहस हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता बोल रहे हैं। राज्यसभा में भी 16 और 17 दिसंबर को उस पर बहस होगी। तो आज की इस बहस में राहुल गांधी यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता और लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों का आज भाषण होगा। देखना और सुनना दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरह से जितनी बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतजार हो रहा है वो अपने आप में दिलचस्प है। यानी लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री का आना एक दुर्लभ घटना है। अक्सर ये सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं भी होती हैं कि प्रधानमंत्री जितनी विदेश यात्रा करते हैं उससे कम ही यात्रा उनकी संसद की होती है। तो संसद को कितना महत्व दिया जा रहा है ऐसे में, जब और इस दौर में, उस समय में जब संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं, सदन में जिस तरह की चर्चा हो रही है, पीठासीन अधिकारियों पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए संसद में संविधान की चर्चा बहुत मायने रखती है। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद भी आज बोलेंगे। उन्होंने क्या कहा है, वो क्या कहना चाहते हैं कि संविधान को लेकर जो चर्चा हो रही है उसका मकसद क्या है और उससे क्या हासिल होने वाला है। एक बार सुनेंगे इमरान मसूद को, लेकिन आपको बता दें कि इस पर चर्चा बहुत ज़बरदस्त होनी है। लेकिन संसद में आज भी प्रदर्शन हुआ है, कई मुद्दों पर प्रदर्शन हुआ है। राज्यों के साथ जिस तरह से भेदभाव किया जाता है केंद्र सरकार की ओर से, उस पर प्रदर्शन हो रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं इमरान मसूद ने क्या कहा है। पर चर्चा को लेकर इमरान मसूद को भी बोलना है और संविधान पर जो चर्चाएं हो रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान का मुद्दा पिछले कुछ समय से लगातार एक चर्चा में बना हुआ है, चुनावी मुद्दा बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में किस तरह से ये बहुत प्रमुखता से मुद्दा छाया रहा। और कल के प्रियंका गांधी के भाषण में अमलेंदु जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर जो 400 पार का नारा दिया गया था, अगर वो वास्तव में हासिल हो गया होता तो संविधान आज बदल दिया गया होता। और ये संविधान की ही ताकत है जो ये उम्मीद जो सत्ता पक्ष की है वो पूरी नहीं होने पाई। जी बिल्कुल, सत्ता पक्ष की उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हुई और संविधान बदला नहीं जा सका। और अभी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कल जिस ऑर्गेनाइजर का उल्लेख किया था राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में, उस ऑर्गेनाइजर ने किस तरीके से जब संविधान लागू हो रहा था तो संविधान के खिलाफ जहर उगला था। खुद आरएसएस प्रमुख ने किस तरीके से संविधान के प्रति जहर उगला था। ये सारी चीज़ें अब इस पर सवाल उठ रहे हैं लगातार और ये पेश किए जा रहे हैं। एक जो संघ से रहे संचालक सुदर्शन जी के सुदर्शन उनका एक बीबीसी के साथ इंटरव्यू जो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि किस तरीके से भारतीय संविधान पे चोट कर रहे हैं। तो ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये संविधान को जो है, ये जो कल प्रियंका गांधी ने कहा भी कि संविधान की बात अभी इसलिए कर रहे हैं चूंकि इनको मालूम पड़ गया कि देश की जनता जो इस संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी, तो इनको मजबूर होना पड़ा है। जी बिल्कुल। और चूंकि ये भी बात है कि 75वीं वर्षगांठ संविधान को एडॉप्ट करने की मनाई जा रही है, लेकिन संसद में उसकी चर्चा का जो इनिशिएटिव लिया, उसकी शुरुआत हुई वो विपक्ष की ही तरफ से हुई। उस पर सत्ता पक्ष की ओर से कोई शुरुआत नहीं हुई। विपक्ष की ये मांग थी और जाहिर सी बात है कि इस मांग को नकार नहीं सकते थे, तो उस पर चर्चा की अनुमति दी गई। चर्चा की अनुमति लगातार मांगी जा रही है तमाम मुद्दों पर, अडानी के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, महंगाई पर, लेकिन इन सारे मुद्दों पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। और आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से पिछले 3 हफ्ते से संसद का शीत सत्र जब से शुरू हुआ है, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो रही है। इस कदर सत्ता जो दोनों ही लोकसभा में चाहे स्पीकर हो या फिर राज्यसभा में सभापति, दोनों के ऊपर विपक्ष के नेताओं के साथ उनको समय देने के मामले में, उनको बोलने देने के मामले में अब भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पूरा विपक्ष राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है।
तो ऐसे समय में संसद में संविधान के मुद्दे पर चर्चा और भी ज़रूरी हो जाती है जब संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने और उनके दुरुपयोग की जो खबरें आ रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं। बहरहाल इस बीच में संसद परिसर में आज प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने प्रदर्शन किया, प्रियंका गांधी भी उसमें मौजूद रहीं और प्रियंका गांधी का कहना है कि वायनाड में जो पिछले दिनों आपदा आई थी उसको लेकर उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की, स्पेशल पैकेज की मांग की, लेकिन कोई अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो ये सुनते हैं क्या कहा है प्रियंका गांधी ने, और इसको लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है कि जो विपक्ष वहाँ जो इंडिया गठबंधन के जो राज्य है या विपक्ष शासित जो राज्य है उनके साथ किस तरह से केंद्र सरकार भेदभाव करती है। प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं और प्रियंका गांधी बड़ा आरोप लगा रही हैं कि नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा के समय भी भेदभाव किया जा रहा है उन राज्यों के साथ जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं। तो और जिस तरह से वायनाड के मुद्दे पर अमलेंदु जी प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, विशेष पैकेज की मांग की थी, और जब आपदा ये आई थी उस समय भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दौरा किया था, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, तब भी वहाँ पर विशेष सहायता की मांग की गई थी। लेकिन आरोप है प्रियंका गांधी का कि कोई सहायता नहीं दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। और ये हमेशा होता है समीर जी, जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तब भी हिमाचल प्रदेश को कोई सहायता नहीं दी गई। यानी विपक्ष शासित राज्य जो है वहाँ प्राकृतिक आपदा भी आती है तो आप उनका जीएसटी का शेयर भी नहीं देते हैं और अलग से कोई सहायता भी नहीं देते हैं। और जबकि जो बीजेपी शासित राज्य होते हैं उनके लिए पूरा का पूरा बजट जो है उड़ेल दिया जाता है, और जो सरकार चला रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उनको पूरा का पूरा बजट दे दिया जाता है। ये पहले भी आरोप इस तरीके के लगते रहे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वायनाड का हवाई दौरा किया था, लेकिन बहुत समय बाद किया था, लेकिन फिर भी किया था दौरा, और वो खुद जो थे वहाँ जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ उसको देखकर आए थे। 400 से ज़्यादा लोगों की जान जाना बड़ी बात है जी। पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो धरती में अंदर समा जाए, पूरा का पूरा गांव, 2 गांव समा गए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उस पर भी अगर सरकार इस तरीके का रवैया अपनाती है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। आज केरल के सांसदों ने इसी बात को लेकर वहाँ प्रदर्शन किया। केवल भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद जो केंद्रीय मंत्री भी हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, बाकी सारे सांसद जो हैं वो लेफ्ट और कांग्रेस सबके जो थे वो शामिल हुए। जी बिल्कुल, ये हम देख सकते हैं किस तरह से वायनाड को न्याय दो, भेदभाव बंद करो, इन स्लोगन के साथ वहाँ पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया है केरल के सांसदों ने, लोकसभा और राज्यसभा के और सभी पार्टियों के। तो उसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि वायनाड में प्राकृतिक आपदा में भी कोई सहायता नहीं दी गई। यानी केंद्र राज्य संबंधों को जिस तरह से एक केंद्रीकृत किया जा रहा है और विपक्षी पार्टियों और सत्ता पक्ष पार्टियों में कौन कहाँ शासन कर रहा है, इस आधार पर उनको सहायता देने की कार्रवाई की जा रही है। जो आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पर, वो अपने आप में बहुत गंभीर आरोप हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का एक तय सिलसिला है, उसका एक तरीका है जो संविधान में बताया गया है, उल्लेख किया गया है। और ऐसे समय में निश्चित तौर पर संविधान पर चर्चा होना संसद में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पर जब संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं, उन पर भेदभाव करने के आरोप लग रहे हैं। ईवीएम को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था लगातार घिरी हुई है, उस पर विवाद अभी भी कमज़ोर होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर मुद्दे उठा रहा है। महाराष्ट्र में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और अब बड़ी बात कही है संजय राउत ने कि ईवीएम का मंदिर बना दे जाना चाहिए नागपुर में। क्या कहा है संजय राउत ने, उसको हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन अमलेंदु जी, ये जो ईवीएम का मंदिर है, आखिर ये चीज़ वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईवीएम को तो खत्म करने की बात हो रही है, तो इतना महत्व क्यों दे रहे हैं संजय राउत ईवीएम को? असल में वो उनका कहना ये है, वो कटाक्ष कर रहे हैं। उनका कहना ये है, एक तरीके से देखा जाए कि जो सरकारें बनी है, चाहे महाराष्ट्र में चाहे केंद्र में, ये ईवीएम के द्वारा मैन्युफैक्चर जो है वो मैंडेट है, ये जनता का आदेश नहीं है जी। तो इसलिए जो है ईवीएम के जरिए सरकारें बनी है, तो ईवीएम का मंदिर आरएसएस के मुख्यालय में बना देना चाहिए, ये उनका सुझाव है। अब आरएसएस जो है वो बनवाता है ईवीएम का मंदिर कि नहीं बनवाता है, या ईवीएम के जरिए इसी तरीके से खेल करता रहता है, ये देखने वाली बात अलग है। लेकिन उन्होंने जो कटाक्ष किया वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है समीर जी। जी बिल्कुल, तो ये कटाक्ष किया है, सुन भी लेते हैं संजय राउत ने क्या कहा है। क्यों चाहते हैं कि आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर में, वहाँ ईवीएम का मंदिर बना देना चाहिए? इसीलिए क्योंकि ईवीएम के दुरुपयोग की शिकायतें लगातार आ रही हैं और विपक्ष का आरोप है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में ईवीएम की मदद से ही सरकार बनी है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या महायुति या एनडीए गठबंधन की। सुनते हैं क्या कहा संजय
संजय राउत ने, लेकिन और शाह को आकर सामने बैठने की हिम्मत दिखानी चाहिए। पार्लियामेंट का जिक्र कर रहे हैं, जब संविधान पर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, और बड़ा सवाल है चूंकि पहले दिन दोनों ही लोग गायब रहे उस पूरी चर्चा से, तो जाहिर सी बात है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है और वहाँ पर जो सबसे प्रमुख लोग हैं वो गायब है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान पर चर्चा तो हो रही है लेकिन प्रधान ही गायब है। तो मांग हो रही है, हालांकि अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना है उस पर, तो जाहिर सी बात है कि वो आएंगे, लेकिन लगता यही है कि वो उतनी ही देर के लिए आएंगे जितनी देर उनको बोलना होगा। वो सुनने के लिए नहीं आएंगे, सुनना कम पसंद करते भी हैं, और वो भी विपक्ष के लोगों की बातों को। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन संजय राउत जिस तरह से लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तंज कस रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा जिस तरह से संसद से लेकर और सड़क तक गरमाया हुआ है, और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी अब ईवीएम पर नए सिरे से सुनवाई हो रही है, उसको देखते हुए ये साफ है कि संसद या विपक्ष इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर सरकार को छोड़ने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि ईवीएम पर जितनी भी याचिकाएं हैं जी, वो सब याचिकाएं उसी खंडपीठ को भेजी जाएं जिसने ईवीएम पर सुनवाई करी थी, यानी कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ को वो याचिकाएं सारी भेजी जाएं, एक जगह भेजी जाएं। तो अब ये सारी याचिकाएं जब एक जगह पहुंचेंगी समीर जी, तब ईवीएम पर सारे राज खुलकर सामने आने लगेंगे। चूंकि इस चुनाव आयोग का अधिकारी जो है उसको जब बुलाया गया था कटघरे में, खंडपीठ ने जब बुलाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसने वहां आकर सारी बातें बताई थी कि किस किस तरीके से घपले जो हो सकते हैं मशीनों में, और उसको रोकने के इंतजाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश भी दिए थे, और हेराफेरी ना होने पाए तो फौरी तौर पर कुछ इंतजाम किए गए थे जिसको चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं किया है। उसमें हेराफेरी चुनाव आयोग ने की है, क्योंकि वो कहा गया था कि आपको डाटा सुरक्षित रखना होगा 45 दिन तक। मालूम पड़ा कि वो 7 दिन में ही डाटा उसका मशीनों का इरेज कर दिया गया, जबकि वो 45 दिन तक डाटा सुरक्षित रखना था। यानी चुनाव आयोग ने और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। इनके ऊपर मुकदमा भी चल सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का। जी बिल्कुल, यानी इस मुद्दे पर किस तरह से चुनाव आयोग भी गिरा हुआ है, सरकार भी गिरी हुई है, और विपक्ष किसी भी कीमत पर इस मुद्दे से पीछे नहीं हटना चाहता है और नहीं हटने वाला है। उसके ऊपर आम जनता का भी दबाव है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार जिस तरह से जनता वहाँ ईवीएम के खिलाफ आंदोलित है, उसको देखते हुए अब ये मुद्दा काफ़ी बड़ा बनता जा रहा है, और इसकी लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक हो रही है, और साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में भी लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत तेज हो रही है। यही नहीं, अभी जो कल के भाषण में अपने प्रियंका गांधी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्पणी की, बहुत तंज कसा उन्होंने, कि सरकार 400 पार का नारा दिए हुए थी, और अगर 400 पार उनको मिल गया होता तो आज संविधान बदल गया होता। लेकिन जनता ने इस उनके नारे को सही नहीं किया और उसको गलत साबित कर दिया। यही संविधान की ताकत है, जनता की ताकत है। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही, और हम आपको सुनवाएंगे भी उसको क्या कहा प्रियंका गांधी ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गए होते तो आज जिस स्थिति में यहाँ पर एनडीए गठबंधन दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, वो भी नहीं दिखाई पड़ता, वो भी साफ हो जाता कि कितना बड़ा जनादेश उनको मिला हुआ है। जी बिल्कुल, और साफ साफ उन्होंने कहा कि जब 1975 का जिक्र कर रहे थे तो प्रियंका गांधी ने 1975 के हवाले से ही कहा। उनका ठीक है, 1975 की आपने बात की तो उससे ही सबक ले लीजिए, आप भी माफ़ी मांग लीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। यानी उन्होंने साफ कहा कि आप जो है जो ईवीएम के घपले से जो आप चुन कर आए हैं, तो ये ईवीएम के घपले पे आप देश से माफ़ी मांग लीजिए, चूंकि घोटाले से आप चुनकर आए हैं, जनता ने आपको चुनकर नहीं भेजा। ये कहना प्रियंका गांधी का था, साफ साफ समझिए। जी बिल्कुल, सुनेंगे क्या कहा प्रियंका गांधी ने। और यही बात उन्होंने कही कि अगर आपको ईवीएम से आपने चुनाव कराए हैं, जो बात संजय राउत कह रहे हैं कि ईवीएम से जीती हुई सरकार है, और अगर यही बैलेट पेपर से चुनाव हुए होते तो नतीजा कुछ और होता। सुनते हैं प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में ईवीएम को लेकर क्या कहा। आप बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, को पानी हो जाएगा। तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कर लीजिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी, फिर हरियाणा में भी, फिर महाराष्ट्र में भी, और लगातार विपक्ष का आरोप है कि ये चुनाव ईवीएम से जीता गया है, चुनावी प्रक्रिया को अपने हिसाब से बदल कर जीता गया है, और चुनाव आयोग इसमें पूरी तरह से सत्ता पक्ष के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो बड़े आरोप हैं। संविधान पर संसद में चर्चा हो रही है लोकसभा में, और संवैधानिक संस्था
नेताओं पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। पहली बार इतिहास में राज्यसभा के सभापति के खिलाफ पक्षपात के इतने बड़े आरोप लगे कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है विपक्ष। तो संवैधानिक संस्थाओं की जो ये हालत हो गई है, और यहाँ तक कि कोर्ट के भी तमाम आदेशों पर सवाल उठने लगे हैं, कोर्ट के जजेस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठने लगे हैं। निश्चित तौर पर संविधान के लिए जो विपक्ष का आरोप है कि वो खतरे में है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, साफ दिखाई पड़ रहा है जो संविधान खतरे में है, और इसको लेकर ये ऐसे ही नहीं उठ रहा है कि संविधान खतरे में है जी। और संविधान के खतरे पे लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। और ये चर्चा की जो मांग रखी, राहुल गांधी ने जो लोकसभा अध्यक्ष को जाकर पत्र लिखा था और उनसे जाकर मुलाकात भी की थी कि संविधान पर चर्चा कराइए, वो इसलिए की थी कि संविधान पर सबसे ज़्यादा खतरे बढ़ रहे हैं। और राहुल गांधी जगह जगह जाकर संविधान रक्षक सम्मेलन कर भी रहे हैं चुनाव के बाद भी, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद भी वो लगातार कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरे इस समय संविधान पर ही, और संविधान को इसलिए बदलना चाहती है ये सरकार ताकि संविधान बदलकर यहाँ मनुस्मृति लागू की जा सके, इसके लिए वो बदलना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही है, इस पर बहस भी हो रही है, और सरकार एक तरह से देखा जाए वो अपना बचाव कर नहीं पा रही है संविधान पर बहस के दौरान। जी बिल्कुल, सरकार बचाव कर नहीं पा रही है। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, लेकिन राजनाथ सिंह की तमाम टिप्पणियां ऐसी रहीं जिसको लेकर विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है, और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि वो क्या बोलेंगे। महुआ मोइत्रा को हम लोगों ने सुना कि वो किस तरह से क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं प्रधानमंत्री के भाषणों से, लेकिन कांग्रेस के नेता मणिक्कम टैगोर भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे हम लोग ये जानना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातें भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बहुत ज़्यादा हट कर नहीं होंगी, यही उन्होंने भी कहा है। सुनते हैं एक बार मणिक्कम टैगोर क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के भाषणों को लेकर उन्हें क्या उम्मीद है। आज जबकि संविधान पर चर्चा हो रही है लोकसभा में, प्रधानमंत्री को आज बोलना है, तो प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर, और एक दिन पहले ही, इस चर्चा से एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने बिल्कुल साफ कहा था कि सरकार तो पुरानी बातें ही करेगी, इमरजेंसी की ही बातें करेगी, वो इस पर कतई बात नहीं करेगी कि इस समय संविधान में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी स्थिति क्या है। लेकिन हम लोग यानी विपक्ष उसी पर उससे जवाब जानना चाहेगा। तो अब देखना होगा कि संविधान को लेकर विपक्ष के लोगों ने जो सवाल उठाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में उनका जवाब देते हैं या फिर राजनाथ सिंह की तरह वो संविधान के इतिहास को ही दोहराते दिखते हैं। सुनते हैं मणिक्कम टैगोर क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। इनका जो बयान था वो विपक्ष को उससे बहुत आपत्ति है। वो एक रक्षा मंत्री की, इतने वरिष्ठ नेता की जो डिग्निटी है, गरिमा है, उसको नहीं मेंटेन रख पाए, ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि इतने गंभीर मुद्दे पर जब चर्चा हो रही है, स्पीकर पर और राज्यसभा के सभापति पर इस बात के आरोप लगते ही हैं कि वो विपक्ष को मौका नहीं देते हैं, लेकिन जब संविधान के मुद्दे पर चर्चा हो रही है तब भी विपक्ष को मौका नहीं दिया जा रहा है जितना उसका हक बनता है। ये आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के नेता किरण कुमार श्यामला ने, लोकसभा के सदस्य हैं। सुनते हैं एक बार क्या कहा है उन्होंने। लेकिन ये आरोप गंभीर है कि जब संविधान के मुद्दे पर चर्चा हो रही है तब भी स्पीकर पूरा मौका नहीं दे रहे हैं जितना मौका मिलना चाहिए विपक्ष को बोलने का, सत्ता पक्ष को ज्यादा मौका दे रहे हैं। तो सुन लेते हैं कि क्या है आरोप, और ये आरोप लगातार लगते रहते हैं। लेकिन विपक्ष को उम्मीद थी कि शायद जब संविधान पर चर्चा होगी तब उनको पूरी तरह से बोलने का मौका दिया जाएगा, जितना उनका समय बनता है, जितना उनका हक बनता है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। कांग्रेस सांसद किरण कुमार श्यामला कह रहे हैं का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा नहीं है, ये कह रहे हैं किरण कुमार श्यामला, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सदस्य हैं। ये आरोप लगातार सत्ता विपक्ष के नेता लगा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर भी, के सभापति यानी जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी। जगदीप धनखड़ के खिलाफ तो अब अविश्वास प्रस्ताव ही आ रहा है, और कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ज़बरदस्त नोकझोंक हुई उनकी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। लगातार वो अपने को पीड़ित बताते दिखाई पड़े जगदीप धनखड़, जबकि उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लिए वो काम कर रहे हैं, उसके पक्ष में वो बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ये आरोप लगाए किसी राज्यसभा के सभापति पर कि वो सत्ता पक्ष के इस प्रवक्ता की तरह वो काम कर रहे हैं, यानी उसके लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं आरोपों की वजह से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है।
जी बिल्कुल, इसलिए लाया जा रहा है और विपक्ष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब उन पर सवाल उठाए और बड़ा कष्ट उस समय था वो धनखड़ साहब को आया। उनका कि मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जैसे देवता हो धनखड़ साहब, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया सकती। इतना ज़्यादा घमंड जो है, मतलब मोदी जी की आप चमचागिरी करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और उसके बाद भी आपको घमंड इतना है कि मैं झुकूंगा नहीं। अब सोशल मीडिया पे तमाम उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि झुकूंगा नहीं, लेकिन ये आप देखिए कैसे झुके जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने, और नरेंद्र मोदी आपको भाव भी नहीं दे रहे हैं। तो ये विपक्ष जो जिस तरीके से बात कर रहा है, कल तो खड़गे ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन पर सवाल उठाए और उनका कि आप जो है एक मेरा अपमान करते हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपका सम्मान करूँगा। और ये देखने में आता है समीर जी कि जगदीप धनखड़ विपक्ष के तमाम नेताओं का खुलेआम अपमान करते हैं, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये देखने में आता है। तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सही लाया गया, पास होगा नहीं होगा, कब इस पर चर्चा होगी, वो एक अलग का मसला है। जी, वो अलग मसला है, लेकिन जो विपक्ष की नाराजगी, विपक्ष का गुस्सा, उसी से ये बात साफ हो जाती है कि आज तक किसी भी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया। आखिर धनखड़ के खिलाफ ही क्यों लाया जा रहा है? और अब तो उनको नोटिस दे दिया गया है, यानी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ महीने पहले अगस्त में भी जो पिछला मानसून सत्र था पार्लियामेंट का, उसमें भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी। तो ये लगातार अभी 2 साल का कार्यकाल उनका हुआ है और उसमें 2 बार ये कोशिशें हो गई कि विपक्ष उनके ऊपर उसको इतना भरोसा नहीं है कि वो आगे अपना काम करें, उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। और ऐसे में ये कहा भी जा रहा है कि अगर कोई दूसरा जो इस पद पर बैठा व्यक्ति होता, क्योंकि उसके ऊपर विपक्ष को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है बजाय इसके कि सत्ता पक्ष के, क्योंकि सत्ता पक्ष के तो अपने आप में बहुमत रहता है, सत्ता पक्ष तमाम काम करती है, लेकिन विपक्ष ही उसका मूल्यांकन करता है कि वो जनहित में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो विपक्ष का विश्वास हासिल करना उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय इसके कि सत्ता पक्ष के लोगों का विश्वास हासिल करें। लेकिन यहाँ वो सत्ता पक्ष के लोगों का ही विश्वास हासिल करने में लगे हुए हैं, विपक्ष की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते हैं, ये आरोप लगे हैं। और इनकी वजह से अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना उनको करना पड़ रहा है। इतिहास में उन्होंने अपना नाम इसी रूप में दर्ज करा लिया है। जी बिल्कुल, इतिहास में उनका नाम जो है वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा, ये तय हो गया है। और वो यही इंतजाम कर रहे हैं कि इतिहास में उनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाए कि किस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठकर उन्होंने सत्ता की चिरौरी की और किस तरीके से जो था संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जगदीप धनखड़ ने। ये इसका पूरा इंतजाम जगदीप धनखड़ कर रहे हैं समीर जी। जी बिल्कुल, इसका इंतजाम कर रहे हैं और इस रूप में अगर उनका नाम लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। उनका अपना जो करियर है, राजनीतिक करियर है, या फिर जानने वाले लोग यही जानेंगे कि आपने इस पद पर बैठकर सत्ता पक्ष के लिए काम किया, और ये उम्मीद कतई नहीं की जाती है। संविधान निर्माताओं ने भी कभी ये उम्मीद नहीं की होगी, और यही वजह है कि लोकसभा में ज़रूर स्पीकर्स के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अकेले जगदीप धनखड़ हैं जिनके खिलाफ इसका नोटिस दिया गया है, और अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है और इसी पर चर्चा भी हो रही है संसद में। संविधान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का बेसब्री से विपक्ष को इंतजार है, लेकिन आरोप अभी भी लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों को इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के दौरान भी मौका नहीं दिया जा रहा है बोलने का, सत्ता पक्ष के लोगों को ही ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। खुद राजनाथ सिंह ने ही जिस तरह से एक लंबा चौड़ा भाषण दिया काफ़ी देर का, उसको लेकर भी विपक्ष की आपत्ति है, और वहीं विपक्ष के बड़े नेताओं को भी थोड़ी थोड़ी देर का ही मौका दिया गया। तो इसको लेकर, और ये भी है कि टिप्पणियाँ भी की जाती हैं, ये भी विपक्ष का आरोप है कि बोलने का कम समय भी दिया जाता है और टोका टोकी भी होती है सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से, और जब टोका टोकी होती है तो उसमें स्पीकर या राज्यसभा के सभापति कुछ कहते नहीं। जी, कुछ कहते नहीं, बल्कि वो सत्ता पक्ष का साथ देते हुए नजर आते हैं। जी, और सत्ता पक्ष शोर मचाता रहता है, वो कहते रहते हैं नेता के विपक्ष से, आप बोलिए मैं सुन रहा हूँ। अरे तुम्हें थोड़ी सुनाना है, हाँ कि तुम सुन रहे हो, देश को सुनाना है। और सत्ता पक्ष हल्ला मचा रहा है और उसको हल्ला मचाने दे रहे हो, और जैसी विपक्ष का नेता कोई बोलना शुरू होता, नथिंग गो बिल ऑन रिकॉर्ड, और संसद की कार्रवाई स्थगित। ये उनका बन गया है रूटीन जगदीप धनखड़।
इसी को लेकर विश्वनाथ जी नाराज। बिल्कुल अमलेंदु जी, और महुआ मोइत्रा ने जो जिनको अभी हमने सुनाया, एक बार आपको फिर सुनवाएंगे कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री के भाषण का इंतजार कर रही हैं, जो संविधान के मुद्दे पर बोलेंगे। लेकिन महुआ मोइत्रा ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पर। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उनके लिए सीधे तौर पर उन्हें सदन के भीतर धमकी दी। उसकी शिकायत उन्होंने स्पीकर से की, लेकिन स्पीकर ने अब तक उसका, उन्होंने कहा भी कि हाँ हम इसको कार्यवाही से निकालेंगे, लेकिन अब तक उसको कार्यवाही से नहीं निकाला गया है, ये महुआ मोइत्रा का कहना है। ट्वीट किया है महुआ मोइत्रा ने, लेकिन ये गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने न केवल संसदीय कार्य मंत्री पर बल्कि स्पीकर के ऊपर भी, जिसके ऊपर सदन को चलाने की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, स्पीकर के ऊपर ही सबसे ज़्यादा आरोप है और स्पीकर को सदन कायदे से चलाना चाहिए। और ये उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि सदन चलाना आपकी जिम्मेदारी है जी। और हम आपकी यहाँ तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं कि जेपी नड्डा कुछ भी बकवास करते रहेंगे और किरण रिजिजू कुछ भी बकवास करते रहेंगे सदन के अंदर खड़े होकर। सदन यहाँ किसी की भी बकवास के लिए नहीं है, जनता के मुद्दे उठाए जाने हैं, जनता के मुद्दों पर बात होनी है। तो जनता के मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल। और महुआ मोइत्रा ने जो टिप्पणी की है कि सीधे तौर पर उनको धमकी दी किरण रिजिजू ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, और उसको उन्होंने कहा कि कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। स्पीकर ने उन्हें आश्वस्त भी किया, लेकिन नहीं हटाया गया और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया किरण रिजिजू ने, ये उनका साफ तौर पर आरोप है। और ओम बिरला ने कहा कि इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया है, ये उनका कहना है महुआ मोइत्रा का। समझिए जी बिल्कुल, उस ट्वीट को हम एक बार चाहेंगे कि आपको भी दिखाएं कि क्या आरोप लगाए हैं महुआ मोइत्रा ने, न सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री पर बल्कि स्पीकर पर भी आरोप लगाए हैं कि शिकायत के बाद और आश्वासन के बाद भी कि हम हटा देंगे, उसको नहीं हटाया गया। देखते हैं उस ट्वीट को, महुआ मोइत्रा का जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया उनके लिए, और उन्होंने स्पीकर से रिक्वेस्ट किया कि उसको हटा दिया जाए, लेकिन अब तक उसको हटाया नहीं गया, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने उनसे कहा था कि हाँ हम इसको हटाएंगे, इस तरह की संसदीय भाषा को। तो ये बहुत सारे आरोप हैं और इनके बीच जब संविधान के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, ये है महुआ मोइत्रा का ट्वीट की सो किरण रिजिजू ओपनली थ्रेटन्स मी इन लोकसभा टुडे इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर। यानी जो संसदीय परंपराएं और उसके नियम है, तरीका है, उसकी जो नियम कानून है, उसका उल्लंघन करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दी। और ओम बिरला से उन्होंने इसकी शिकायत की कि रिजिजू, ओम बिरला सेज ही विल गेट रिजिजूज वर्ड्स डिलीटेड बट नो एक्शन एट। यानी ओम बिरला ने ये कहा भी कि इसको हम डिलीट कर देंगे, सदन की कार्यवाही से बाहर कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। और ये चीज़ें जो है वो जेंडर हरासमेंट और इंटिमिडेशन कर रहे हैं, उनका एक तरीके से उनको अपमानित कर रहे हैं, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आश्वासन के बावजूद, वादे के बावजूद ओम बिरला ने उस आपत्तिजनक टिप्पणी को जो किरण रिजिजू ने महुआ मोइत्रा के लिए की, उसको नहीं हटाया। जी जी बिल्कुल, अभी तक वो नहीं हटाया है। और उन्होंने ट्वीट किया है महुआ मोइत्रा ने कि किरण रिजिजू की जो अमर्यादित टिप्पणी थी जी और असंसदीय शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उसको उन्होंने नहीं हटाया। और जबकि उनसे ओम बिरला ने कहा था कि इसको हटा देंगे, लेकिन अभी तक वो संसद की कार्रवाई से नहीं हटाया गया। यानी ओम बिरला साहब भी जो वही कर रहे हैं जो जगदीप धनखड़ कर रहे हैं। हो सकता है इनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। जी बिल्कुल, और ये लगातार हालांकि निशाने पर रहते ही हैं विपक्ष के, और देखने में भी आता है। यहाँ तक कि जो संसद का टीवी है जिससे तमाम फुटेज लोगों को मिलते हैं, उसमें भी देखा जाता है कि विपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो उस समय स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हैं स्पीकर, और जब सत्ता पक्ष के नेता बोलते हैं तो उसमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हैं वो नेता जो बोल रहे होते हैं। और यहाँ तक कि जब सत्ता पक्ष के लोग हंगामा करते हैं, जिसकी वजह से लगातार 3 हफ्ते से सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है, तो उस हंगामे को न दिखाकर उस समय भी स्पीकर को या सभापति को दिखाया जाता है। ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो इन दोनों ही व्यक्तियों पर, यानी लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति पर लगातार लग रहे हैं। एक बार हम लोग देखेंगे कि कल जिस तरह से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई थी और उस पर किस तरह से जगदीप धनखड़ यानी सभापति और मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उनके बीच में किस तरह से एक विवाद पैदा हुआ, दोनों के बीच में गतिरोध पैदा हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जगदीप धनखड़ ने अपनी बात पूरी करने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।
तो देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब कल यह सदन स्थगित हुई है यानी राज्यसभा, तो ये इस मुद्दे पर ये सवाल भी उठ रहे थे कि सभापति के खिलाफ अगर नोटिस दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव का, तो काहे तो उनको चेयर पर आकर बैठना ही नहीं चाहिए था, और बैठने के बजाय वो पूरा भाषण यानी उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने पक्ष में बात करने के लिए कर रहे हैं। उसको देखेंगे, लेकिन ये अपने आप में बड़ा गंभीर आरोप है और विपक्ष इस बात को लेकर भी उनको घेर रहा है। जी बिल्कुल, विपक्ष इस बात को लेकर घेर रहा है कि एक तो असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जगदीप धनखड़ जी, नरेंद्र मोदी की तरह अपनी छाती पीट रहे थे कि झुकूंगा नहीं। हालांकि सबने देखा किस तरीके से झुके रहते हैं नरेंद्र मोदी के सामने, और उसके बाद फिर नेता विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे थे जी। ये सब कुछ देखा तो आप जगदीप धनखड़ ने अच्छे तरीके से मोर्चा खोल दिया है। पूरे विपक्ष ने जो है जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, समझिए। तो एक बार देखेंगे हम लोग कि किस तरह से कल का जब राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की गई और उसके पहले किस तरह से जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वाद विवाद हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे को समय दिया, उन्होंने बोलने के लिए कहा, फिर भी उनको जब बाधित किया जा रहा था सत्ता पक्ष की ओर से, लेकिन उन्होंने उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने। देखते हैं किस तरह का दृश्य था, अपने आप में बहुत हंगामेदार था, लेकिन उंगलियां उठ रही हैं इस सभापति पर। किसानों वाले कुछ फुटेज आए हैं क्या? जो नोक-झोंक आपको देखने को मिली, इसमें आपने एक भी बार किसी नेता को बोलने को कहा गया, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन तस्वीर में वो दिखाई नहीं पड़े। केवल और केवल अपनी बात कहते हुए जगदीप धनखड़ दिखाई पड़ रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेलते हुए जो विपक्ष का आरोप है, किसान का बेटा, किसान के बेटे की बात कर रहे हैं। और आरोप है विपक्ष का कि जब किसानों के ऊपर लाठियां चल रही थी, संजय सिंह ने आरोप लगाया संसद में कि जब किसानों के ऊपर लाठियां चल रही थी, किसान मारे जा रहे थे, तब आपने एक भी बात नहीं की किसानों की, और आज आप कह रहे हैं कि किसान का बेटा हूं। और इस समय भी जब हम आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस समय भी शंभू बॉर्डर पर, जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, वहां से किसान जब दिल्ली के लिए एक बार फिर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर फिर लाठियां बरसाई गई हैं, पानी की बौछारें की गई हैं, उनको रोकने की हर संभव कोशिश की गई है और गिरफ्तार किया गया है। या आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है राजधानी में। और जो संसद में, राज्यसभा में सभापति के पद पर बैठे हुए जगदीप धनखड़ हैं, वो अपने को किसान का बेटा कह रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने एक भी शब्द न तो संसद के भीतर और न ही संसद के बाहर कोई टिप्पणी की है कि आखिर किसानों के साथ ये बर्ताव क्यों हो रहा है, हरियाणा सरकार उनको क्यों रोक रही है, वहाँ की पुलिस क्यों रोक रही है। देखेंगे किस तरह से उनको 101 किसानों का जत्था आज चौथी बार वहाँ पर आने की कोशिश कर रहा था, दिल्ली आना चाहता है। लगभग 1 साल होने जा रहे हैं, 10 महीने हो चुके हैं, वहाँ पर प्रदर्शनकारी किसान बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर। तो हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है, उनको वहाँ से आने नहीं दिया जा रहा है, और इसी तरह से जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको बलपूर्वक वहाँ पर रोक दिया जाता है। आज तमाम किसानों को गिरफ्तार किया गया जो आने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली की ओर। पानी की बौछार का भी भेज दिया है, पानी की बौछार का भी विजुअल भेजा है अमलेंदु जी ने। हाँ, उसको निकाल लीजिए, फिर वापस आ जाइए। आइए वापस। तो ये किसानों के ऊपर किस तरह से
से गिरफ्तार किया गया है और लगातार खबरें आ रही कि उन पर पानी की बौछारें। ये आप देख सकते हैं कि जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे किसान, दिल्ली की ओर आ रहे थे, 101 किसानों का जत्था ये टुकड़ों में आगे बढ़ रहे हैं वो, लेकिन उनको रोकने की किस तरह से कोशिश की गई है, पानी की बौछारें की गई हैं। और ये तब की गई है जब कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग गर्व के साथ कहते हैं कि वो किसान के बेटे हैं। जी, कल ही जो थे वो कह रहे थे किसान के बेटे हैं जी। और आज ही जो ये सामने नतीजा गया किसान का बेटा जब उपराष्ट्रपति है तब किसानों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। मतलब जगदीप धनखड़ की हिम्मत नहीं है कि नायब सिंह सैनी से नरेंद्र मोदी से सवाल कर सकें कि किसानों के साथ ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है, क्यों पानी की बौछारें की जा रही हैं, क्यों उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्यों गिरफ्तारी हो रही है। ये हिम्मत जगदीप धनखड़ के अंदर नहीं है। अगर जगदीप धनखड़ के अंदर हिम्मत है और जैसा कल वो कह रहे थे कि किसान के बेटे झुकेंगे नहीं, तो नरेंद्र मोदी से सवाल करें, नायब सिंह सैनी से सवाल करें। जी बिल्कुल, और विपक्ष यही कह रहा है कि किसानों के मुद्दों पर भी तो संसद में चर्चा नहीं हो रही है और किसान का बेटा राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठा हुआ है, लेकिन वही किसान का बेटा किसानों के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कहा है इस मुद्दे पर? लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि किसान जब जो सीमा पर बैठे हुए हैं उनको दिल्ली आने से क्यों रोका जा रहा है। उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगे वही हैं जो कि वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए हैं और उन्हीं वादों को पूरा करवाने के लिए किसान दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं अपनी बात रखने के लिए। लेकिन न तो संसद में उसकी चर्चा की अनुमति दी जा रही है और न ही वादे पूरे किए जा रहे हैं। सुनते हैं एक बार मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली आने से क्यों रोका जा रहा है, यही सवाल विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं और संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर। लेकिन किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है, बलपूर्वक रोका जा रहा है, लाठियां चलाई जा रही हैं, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, सड़क ब्लॉक कर दी जा रही है और फिर भी अगर वो आने की कोशिश कर रहे हैं तो पानी की बौछारें उनके ऊपर छोड़ी जा रही हैं और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, तमाम किसानों को आज गिरफ्तार किया गया। शम्भू बॉर्डर पर, जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ से किसान दिल्ली की ओर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आने नहीं दिया गया। पिछले लगभग 1 साल से किसान वहाँ डटे हुए हैं, 1 साल से वो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर उनको रोका गया है। वहीं बॉर्डर पर वो डटे हुए हैं और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि टुकड़ों में वो जाएं दिल्ली और वहाँ पर लोगों से मिले, जिम्मेदार लोगों से, प्रधानमंत्री से मुलाकात करें, कृषि मंत्री से मुलाकात करें और शायद वो किसान के पुत्र जो जगदीप धनखड़ साहब हैं राज्यसभा में सभापति, उनसे भी हो सकता है वो मुलाकात करने की कोशिश करें, क्योंकि उनसे मुलाकात करेंगे तो जो वादे किए थे प्रधानमंत्री, शायद वो प्रधानमंत्री को इस बात की याद दिला दें कि आपने जो वादे किए थे आप उनको क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। लेकिन किसानों को आने ही नहीं दिया जा रहा है। जी, किसानों को आने ही नहीं दिया जा रहा है और जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसानों पर बल प्रयोग ना करें, जी, उसके बाद किसानों पर बल प्रयोग किया जा रहा है। लाठियाँ चलाई जा रही हैं, पानी की बौछार की जा रही है, बंदूकें तानी जा रही हैं, सब कुछ सामने को देखने को मिल रहा है। और ये नरेंद्र मोदी जो हैं वो जो किसानों के बहुत हमदर्द बनते हैं और जगदीप धनखड़ जो कल खुद को किसान का बेटा कह रहे थे, उनके होते हुए हो रहा है, यानी उनकी शय से हो रहा है। इसका ऐसा भी समझा जा सकता है, विपक्ष का ऐसा आरोप भी है। समीर जी, जी बिल्कुल, विपक्ष का आरोप है और किसानों को लेकर किस तरह से कितनी संजीदा है सरकार और कितनी संवेदनशीलता उसके अंदर है, वो साफ दिखाई पड़ा है। किसानों ने 1 साल लंबा यहाँ पर आंदोलन किया, उसके बाद जो कृषि कानून थे वो तो वापस ले लिए गए, लेकिन एमएसपी और तमाम दूसरे मुद्दों पर किसानों से वादे किए गए थे कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी, उस पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई। और इन्हीं वादों की याद दिलाने के लिए किसान आ रहे हैं दिल्ली की ओर और उनके साथ बर्ताव ये हो रहा है, उनको रोकने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से पानी की बौछारें हो रही हैं, एक बार देखेंगे हम लोग। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर किसानों को लेकर सरकार इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही है और ये इतनी जो बेरुखी है, इसके पीछे कारण क्या है। किसानों की समस्याओं को सुनने में और किसान वही अपनी समस्या लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो समस्या उनकी है कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बहरहाल अब देखना यह है कि 1 साल, लगभग 1 साल हो गया है, किसान जहाँ आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं बढ़ पाते हैं, और वो भी तब, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि संसद में
समय के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और किसान जो एक इतना बड़ा वर्ग है देश का, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, वो अपनी बात को कहने के लिए उस संसद के पास, वहाँ जहाँ पर वो संसद स्थित है, वहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है और उसको वापस भेज दिया जा रहा है। जी, उसको वापस भेज दिया जा रहा है, और वापस ही नहीं भेजा जा रहा बल्कि उस पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, गिरफ्तारी की जा रही है, पानी की बौछार की जा रही है। और लंबे समय से किसान वहाँ पड़ा हुआ, 300 दिन से ज़्यादा वहाँ शंभू बॉर्डर पे हो चुके हैं किसानों को, यानी 1 साल लगभग होने को आ गया किसानों को वहाँ। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता हैं, वो 18 दिन से आमरण अनशन पर हैं और सरकार ने उनसे कोई बातचीत ही नहीं की है। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो रही है और अदालत तक मामला पहुँच रहा है कि इस पर तत्काल सुनवाई की जाए, सरकार उनकी मांग को सुने। बजरंग पूनिया जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका थोड़ी देर ट्वीट था कि वो शंभू बॉर्डर जा रहे हैं और जो भी उनके साथ चलना चाहता है वो रास्ते में उनसे जुड़े। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बल प्रयोग ना किया जाए, इसके बावजूद बल प्रयोग किया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से किसान आना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से उनको नहीं आने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए, प्रधानमंत्री को उनके वादे याद दिलाने के लिए किसान आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको किस तरह से रोका गया वो आप देख रहे हैं। और ये स्थिति वहाँ पर लगातार बनी हुई है और यहाँ संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है, चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का सबको इंतज़ार है। उनके भाषण को डीवी लाइव पर भी आप सुनेंगे क्या कहते हैं और विपक्ष कितना उससे संतुष्ट होता है। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए।